हेलो दोस्तों, 1 मंथ प्लान में मैंने आपको बहुत ही सब्जेक्ट से बहुत ही चीजें कंप्लीट कराई है। वो चीजें कंप्लीट हो चुकी है जो कि इंपॉर्टेंट होती है और जो कि सीएसएस में रिपीटेड बार बार पूछे जाने वाले सवाल, वो 1 मंथ में मैंने कंप्लीट हर चीज दे दी है। करंट अफेयर का मैं आपको बताता हूँ कि करंट अफेयर आपको किस तरह से तैयार करने। करंट अफेयर जहांगीर वर्ल्ड टाइम वालों का मैगजीन आता है हर मंथ, वो आप परचेज करें उसको। अब आप लास्ट में देखेंगे ना, सारे एमसीक्यूज यहाँ पर लास्ट में आपको मिलेंगे उस मैगजीन पर, वो आप सारे याद कर लें। इतने लेंथी वीडियो बनते हैं, 5-5 लेक्चर्स, बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए जो मुझसे हो सकता है मैं शेयर कर देता हूँ। अभी इंग्लिश के बारे में अगर कोई बात कर रहा है तो इंग्लिश के बारे में भी सीएसएस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक, जो कि सिलेबस में बताया गया है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट में। यहाँ पर देखो लिखा गया है। बाद में लेक्चर को शुरू करते हैं। इसी लेक्चर में आज सबसे पहले हम इस्लामिक स्टडी पढ़ेंगे, उसके बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज जो कि सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आएंगे इंशाल्लाह, और आप सब क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह, आमीन। और उसके बाद लास्ट में हम इसी सिलेबस में लिखा हुआ है जनरल साइंस का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसी से जनरल साइंस के एमसीक्यूज भी देखेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में पृथ्वी होती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। ये बिल्कुल अगर आपको इंग्लिश आती है, बेसिक आपने कंप्लीट की है, पर उसके बाद सेंटर्स पर अकेडमीज पर आपको पढ़ाई जाती है इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश वो आती है, तो ये दोनों प्रीसी राइटिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये आप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रामर एंड वोकेबलरी। ग्रामर वोकेबलरी में क्या होता है, देखो अभी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि इन्होंने आपसे एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में वोकेबलरी में और ग्रामर में क्या पूछेंगे। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, अगर आपको ग्रामर आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस से लेकर 12 टेंसेस जो भी हैं वो आपको सही तरीके से आते हैं, तो आप ये करेक्शन ऑफ टेंस बिल्कुल कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, नो टेंशन, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल, ए, एन, द किसके साथ लगता है किसके साथ नहीं लगता। ये इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी चीजें हैं, इतनी मुश्किल सीएसएस में नहीं जितनी हम यूट्यूब चैनल्स पर, अकेडमी पर, बुक्स में लिखी जाती है। सिलेबस को फॉलो करो और अपनी तैयारी को आसान बनाओ। उसके बाद प्रीपोजिशन आती है, वो मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वोकेबलरी, जीआरई, प्रीपोजिशन, ये मेरे लेक्चर पढ़े हैं, समझाए हुए हैं सही तरीके से, ठीक है। कंजक्शन के बारे में आपको पता होगा, जो भी सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, जैसे क्या क्या, मोर ओवर, देयरफॉर, इसी तरीके से एडिशनल, ये मैंने आपको बताए थे, लेक्चर पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद पंक्चुएशन मार्क्स आती है, कामा, फुल स्टॉप, ये जो भी होती है ये पंक्चुएशन मार्क्स, इसके बारे में बताया गया। छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें आपको 10-10 मिनट लगेंगे, आपके तैयार हो जाएंगे सारे। इनमें 10-10 मिनट लगते हैं, अगर आप दिल से काम करो तो ये ग्रामर और वोकैबुलरी 10 मिनट का काम है। और वोकेब का थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है। वोकेब के लिए आपको पूरी जीआरई की बुक याद करनी होगी, जो मैंने लेक्चर दिए हुए हैं, सारे पढ़े हैं, सारे कंप्लीट। फ्रेजल वर्ब्स आपको पता होता है कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, ये मैंने नहीं दिए, फ्रेजल वर्ब्स के लेक्चर जरूर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद एटोनियम और सिनोनियम यहाँ पर सिलेबस में भी लिखे हुए हैं कि यहाँ से सवाल आ सकते हैं, तो ये आपको मैं एक ही लिस्ट भेजूंगा, उसे तैयार कर लेना, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पर और भी चीजें हैं, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेक्चर लंबा हो जाता है। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो इस्लामिक हिस्ट्री, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हर पैगंबर से पूछा जाता है, हर अंबिया से, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, वो मैंने कंप्लीट किए हैं। और इसके बाद इस्लामिक स्टडी का सिलेबस बताऊं, उसमें और भी टॉपिक्स हैं जो कि मैं एक ही लेक्चर में वो सारे दे दूंगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट एक सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। और चलो लेक्चर को शुरू करते हैं, बहुत देर हो गई है। तो नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, हु वाज द फादर ऑफ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, ठीक है। हमने सारे पैगंबर देखे, आज ये 9th नंबर का पैगंबर है, जो 9th नंबर पर दुनिया पर अल्लाह ताला ने भेजा था, ठीक है। 25 जो कि कुरान पाक में मौजूद है, उनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं तो 1,24,000 पैगंबर है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में और टेस्ट में ये 25 पैगंबर जिनका कुरान पाक में जिक्र है, उनसे पूछा जाता है। चलो शुरू करते हैं। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का फादर कौन था, वो कल हमने जो डिस्कस किया वो था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे।
और ये उसके छोटे बेटे थे। ये एक्सप्लेनेशन मेरे हर एमसीक्यूज में नीचे होती है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको एमसीक्यूज याद हो जाए। दूसरे नंबर पर एमसीक्यूज आता है, इन विच सिटी वाज प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम वाज बोर्न। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम कौन से शहर में पैदा हुए थे? हेब्रोन, हेब्रोन, ठीक है। उनकी पैदाइश हेब्रोन फलस्तीन में हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेम इसहाक? इसहाक का मतलब है लाफ्टर, मतलब के ये एक्सप्लेनेशन देखो, इसहाक का मतलब है हंसी, हंसी इसका मतलब है हंसी, मुस्कुराना, क्योंकि हजरत सारा अलैहिस्सलाम इसकी मदर थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये वाइफ थी, ठीक है। तो की अल्लाह ताला ने इसको ये खुशखबरी दी, खुशखबरी ये सुनकर कि तुम्हें बेटा पैदा होगा, कौन? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। तो वो हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, खुश हुई, जिसकी वजह से इसहाक का मतलब खुशी भी है, इसके लिए इसका नाम ही ऐसा रखा गया। फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ इसहाक अलैहिस्सलाम्स मदर्स? तो इसकी माँ का नाम क्या था? अभी हमने देखा, हजरत सारा अलैहिस्सलाम। वैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वाइफ 2 थी, ये सारा का बेटा था, दूसरी हाजरा थी। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, फॉर विच सन डिड अल्लाह कमांडेड हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम? कुर्बानी का हुक्म किसके लिए था? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बान करने गए थे अल्लाह की राह में, क्योंकि उसको ख्वाब आया था। वो हमने कल लेक्चर में, पहले लेक्चर 2 में उनके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। अभी जो हमने ईद उल अज़हा करते हैं वो हम इसी की वजह से करते हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वजह से। तो ये कुर्बानी थी, कबूल की थी अल्लाह ताला ने। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम्स वाइफ? रफका, रिका, ठीक है, ये नाम है इसके, उनकी बीवी का नाम रफका था, ठीक है। ये नाम याद रखना, एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में पूछा जा सकता है। 25 पैगंबरों के बारे में जरूर पूछा जाता है, इसके टाइटल भी पूछे जाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्या टाइटल मिला, उसके बाद में हजरत शीश अलैहिस्सलाम को क्या मिला, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को, ये इस तरह से इनके टाइटल होते हैं और ये पूछे जाते हैं। 7 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हाउ मेनी सन्स डिड हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हैव? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को भी 2 बेटे थे, उनके 2 बेटे थे याकूब और ईसा, ठीक है। दूसरे 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, टू विच नेशन वाज प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम सेंट? बनी इसराइल। बनी इसराइल कौम है जिनके पास इस पैगंबर को अल्लाह ताला ने भेजा, हिदायत के लिए भेजा। उनको कहा कि अल्लाह ताला हिदायत भेजी उनके पास कि इनको बताओ कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह की इबादत करो, उसके बिना इबादत के कोई लायक नहीं। 9 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हाउ मेनी टाइम्स प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम मेंशन इन द होली कुरान? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम कितने बार कुरान शरीफ में, कुरान पाक में इसका जिक्र है? वो है 17 मरतबा। ये आप थोड़ा सर्च करके देख लेना गूगल पर, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखी हुई होती है, ठीक है, अपनी तसल्ली किया करें। तो 70। आगे चलते हैं। 10th नंबर पर हमसे कहता है, हाउ मेनी सन्स डिड याकूब अलैहिस्सलाम्स 12? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे, लेकिन इसके 12 बेटे थे, ठीक है। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। आगे चलते हैं। 11th नंबर पर एमसीक्यू आता है, एट व्हाट एज डिड हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम डाइड? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वफात कब हुई? 120 साल इसने अपनी जिंदगी जमीन पर गुजारी, अर्थ पर गुजारी, उसके बाद इसकी वफात हो गई, ये दुनिया से चले गए। 120 साल उम्र थी, वफात हुई, ठीक है। 12 नंबर पर एमसीक्यू आता है, वेयर इज प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम ब्यूरिड? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को कहाँ दफनाया गया? फलस्तीन, हेब्रोन में पैदा हुए, वहीं दफनाया गया, ठीक है, ये हेब्रोन याद रखना। 30 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच प्रॉफिट वाज द ग्रैंड सन ऑफ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम? तो ये याकूब अलैहिस्सलाम इसके बेटे के बेटे थे, ठीक है, ये हमने पढ़ा। यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का बेटा था और यूसुफ अलैहिस्सलाम इसका पोता था, ठीक है, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का, ये याद रखना। 40 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच एंजल ब्रॉट द ग्लिड टाइड ऑफ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम बर्थ? जिब्राइल आया था खुशखबरी लेकर, किसके पास? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास, तुम्हारे घर में बेटा पैदा होगा, ठीक है, जिब्राइल ने खुशखबरी दी थी, ठीक है। 15 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम एंड हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम? हजरत इसहाक और इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और इन दोनों का क्या रिश्ता था आपस में? ये दोनों ब्रदर्स थे, ठीक है, इसहाक और इस्माइल, ठीक है।
60 नंबर पर एमसीक्यू कर रहा है, व्हाट वाज द सेंट्रल मैसेज ऑफ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम प्रीचिंग। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो तबलीग करते थे उसका मेन क्या था पैगाम? तौहीद। हर नबी तौहीद पर बात करता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम का एक प्रॉपर बहुत बड़ा ब्रॉड कुरान पाक नाज़िल हुआ है, हदीस है, ये वो इस्लाम बहुत तेजी से फैला। पहले सिर्फ अल्लाह है कि उसकी इबादत करो, उसके बिना कोई इबादत के लायक नहीं। तौहीद पर हर पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पैगाम अपनी कौम को देते आ रहे थे। आगे चलते हैं। 70 नंबर पर एमसीक्यू आता है, आफ्टर द इसहाक अलैहिस्सलाम हु कंटिन्यूड हिज मिशन। जो ये तौहीद का मिशन था जो कि अल्लाह ताला ने इसको भेजा था, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद इसको आगे कौन लेके गए? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस पैगाम को आगे लेके गए। उसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये दावत देते रहे अपनी कौम को, लोगों को, इंसान को। 80 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच पीपल लिव्ड ड्यूरिंग द इसहाक अलैहिस्सलाम टाइम। जब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम दुनिया में थे तो उस वक्त कौन से लोग दुनिया पर जमीन पर मौजूद थे? कनान के लोग उनके जमाने में मौजूद थे। ये कनान क्या है? ये कौम है, लोग हैं, इनका नाम है लोगों का ग्रुप का, ठीक है। ये कनानीज इनको कहा जाता है। सी आंसर इज राइट। ये आप याद रखना, कनानी, ठीक है। नाम है उस दौर का, याद करना है, मेमोराइज करना है, मजबूती से पकड़ना है। और 90 नंबर पर एमसीक्यू होता है, बाय विच टाइटल हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम डिस्क्राइब्ड इन द कुरान। जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को टाइटल मिला वो कुरान पाक में किस तरह से बयान किया गया है? वो राइटियस प्रॉफिट्स। राइटियस का मतलब होता है नेक, नेकी करने वाला, सच्चा। तो इसको कुरान पाक में इस तरह से जिक्र है। सालिया नबी थे, नेक सालिया जिसको हम कहते हैं। 20 नंबर पर एमसीक्यू और लास्ट है। इसके बाद हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यूज बचे हैं अभी 1 मंथ प्लान में। was any divine book revealed to the हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई सफिया, कोई बुक नाज़िल हुई थी? तो नहीं, इस पर कोई भी बुक नाज़िल नहीं हुई थी अल्लाह ताला की तरफ से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाज़िल हुआ था, कोई किताब नाज़िल नहीं हुई थी। नेक्स्ट, पाकिस्तान की हिस्ट्री हम कंप्लीट करते आ रहे हैं। पहले पोर्शन में हमने 3 बादशाहों को डिस्कस कर लिया। 3 बादशाह थे, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत शुरू हुई। दिल्ली सल्तनत में जितने भी बादशाह आए उनको डिस्कस कर लिया। उसके बाद मुगल आए, मुगलों की हिस्ट्री भी हमने पढ़ी थी, कंप्लीट पढ़ी थी और बेहतरीन तरीके से पढ़ी थी, कोई भी एमसीक्यू मिस नहीं किया है। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में जो आई थी वो एक अलग एरिया और स्टेटस है, उसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो उसके लिए आज हम उसके एमसीक्यूज देखेंगे कि एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या क्या सवाल आ सकते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया बन गया। वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, उसके बाद स्ट्रगल चलती गई और पाकिस्तान और इंडिया 2 कंट्रीज बन गए। तो इसके लिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान अफेयर सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट 2025 अभी होने वाली है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट 1 है। कल अगर हो सके तो मैं इसके दूसरे भी एमसीक्यूज दूंगा, एक दिन 2 दिन चल सकता है लेक्चर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हेन वाज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश? एस्टैब्लिश का मतलब होता है ये कब बनी, सेट अप, इसको बोल सकते हैं सेट अप कब हुई। एस्टैब्लिश लिखे या सेटअप लिखे, सेम टू सेम, ठीक है। तो ये सेटअप की गई, बनाई गई इंडिया में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान में, बरतागी में, सब कंटिनेंट में आई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आजान हो रही है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो 1600 में ये इंडिया में आई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 में ये इंडिया में आई थी। क्वीन एलिजाबेथ ने 1, ये पहली थी क्वीन एलिजाबेथ, ये पहली क्वीन थी। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, ये क्वीन होती है ब्रिटिश की, ब्रिटिश जो मुल्क है, कंट्री है उसकी। तो वो आई और बनाई ट्रेड के लिए, क्योंकि इंडिया में उस दौर में बहुत सारी ऐसी चीजें थी, कपड़ा था, मसाले थे, पाउडर था, घर बनाने वाला भी शायद। तो वो यहाँ पर ट्रेड करने आई क्योंकि अपने मुल्क को डेवलप करना चाहती थी, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, Who granted permission to the British to trade in India? ये इनको परमिशन किसने दी कि यहाँ पर आप व्यापार कर सकते हो? तो ये जहांगीर ने, ब्रिटिश एम्बेसडर, एक एम्बेसडर वो होता है कि बर्तानिया से एक आदमी आया
और यहाँ पर मुगलों की हुकूमत थी, बादशाह जहांगीर था। एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं, उनसे आगे बात की। हम यहाँ कंपनी लगाएंगे, सर थॉमस उसका नाम था, रॉय, वो आया था और ट्रेड परमिशन बादशाह से ली जहांगीर से, और ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई, सेटअप की गई, लगाई गई, बनाई गई। ठीक है। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेडिंग फैक्टर वाज एस्टेब्लिश एट सूरत। सूरत वहां पर एक इलाका है इंडिया में, यहाँ पर देखो ट्रेड फैक्ट्री बनाई गई फर्स्ट टाइम। ठीक है। उसके बाद तो इसने पूरी इंडिया पर ही कब्जा करने के लिए सोच लिया था और कर भी लिया था। पहले ब्रिटिश की फैक्ट्री जो है ये बनी ट्रेड के लिए, सूरत में बनी थी 1613 में। ठीक है। बनाई गई थी मुगल हुकूमत के दौर में। ये एक्सप्लेनेशन मेरी हर वीडियो के नीचे में देता हूं ताकि आपका एमसीक्यू क्लियर हो जाए, याद करने में आसानी हो। फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु केम टू मुगल कोर्ट एज ब्रिटिश एम्बेसडर। कौन आया था बादशाह की सल्तनत में, जहांगीर की मुगल एम्पायर में अंदर कौन आया था ब्रिटिश से एम्बेसडर? वो था सर थॉमस रॉय। हाँ ठीक है। एमसीक्यू है ये इस तरह से आ सकता है, जानी से परमिशन ली और ट्रेड लाइसेंस लिया और यहाँ पर ट्रेड करना शुरू किया। ठीक है। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच बैटल मार्केट द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जिसकी वजह से ये ब्रिटिश की यहाँ पर हुकूमत बनी, इसी परमिशन की वजह से ये जंगे हुई, मसला हुआ बहुत, मतलब कि इसने बाद में चल के इन्होंने हिंदू और मुसलमानों पर और बड़े सगे पर अपना हुकूमत जमाने लगी और मस्जिदें मंदिर तोड़ने लगे। बहुत सारी हिस्ट्री है, मैंने ये आपको कंप्लीट लेक्चर प्लेलिस्ट में सीएसएस के लिए मौजूद है। तो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 को। ठीक है। ये बिगिनिंग रूल था, पहली जंग ये यहाँ पर बरतानिया ने की थी। मीर जाफर ने गद्दारी की और ब्रिटिश ने नवाब सिराजुद्दौला दौला को हरा दिया। ब्रिटिश रूल यहाँ स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर पहले पहली जंग इसने ये की और कब्जा करना शुरू किया, स्टार्ट किया। बैटल ऑफ प्लासी हुई थी सबसे पहले। ठीक है। ये बैटल ऑफ प्लासी इंपॉर्टेंट है और इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में यही सवाल है, जरूर याद करना। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु बिट्रेड नवाब सिराजुद्दीन दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी, ये देखो सिराजुद्दीन दौला क्या था, एक बादशाह था, रूलर था। हर किसी के एक एक अलग अलग सल्तनत होती थी। ठीक है। हर किसी के एक एक अलग अलग स्टेट होती थी। तो मीर जाफर ने इसको क्या किया था, हराया था, बैटरिया किया था, मारा था। वो बैटल ऑफ प्लासी। मीर जाफर ने ब्रिटिश के साथ साजिश की जिसने बंगाल पर उनका कंट्रोल हो गया, इनका ब्रिटिश का, इसे डिवाइड एंड रूल करता गया। 7 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच बैटल मेड द ब्रिटिश द रियल रूलर ऑफ बंगाल। ठीक है। ब्रिटिश ने ये जंग कौन सी की जिसकी वजह से ये बंगाल के बादशाह बनकर बैठ गए? कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, बरतानिया वाले। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 को, ये भी जंग हुई थी। ये दो जंगें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आके की थी और आस्ते आस्ते ये कब्जा करते गए हिंदुस्तान में। इस जंग ने ब्रिटिश में मीर कासिम, सिराजुद्दौला दौला और शाह आलम सेकंड मतलब के पहला बादशाह था, फिर ये दूसरा था, इसका नाम भी शाह आलम था, को हरा दिया। ठीक है। ये जंग इस तरह से करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी हुकूमत जमाती गई। ठीक है। आगे चलते हैं। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट डिड द ब्रिटिश गेट आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश ने क्या हासिल किया? वो दीवानी राइट्स इसने हासिल कर लिए। ब्रिटिश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये इंडिया के इलाके हैं, आप देख सकते हैं कि टैक्सेस कलेक्ट करने का हक मिल गया। अब ये टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया हमारे मुल्क में आकर, हम पर कब्जा करके हमसे ही टैक्स लेते और हमारे इलाकों पर ही कब्जा करते। इसके लिए वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। ये बेजार हुए, तंग हुए हिंदू और मुसलमान, और वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई और यहाँ से इनको भगाया गया और हिंदू और मुसलमान जीत गए और पाकिस्तान इंडिया बन गए। आगे चलते हैं। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच एक्ट बॉट द कंपनी अंडर कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ये जो कंपनी थी, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर बनाई गई, इनका कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ क्यों चला गया? क्योंकि ऐसे मसले क्रिएट हो गए थे जिसकी वजह से ये रेगुलेटरी एक्ट बनाया गया था 1773 को। ये जरूरी है एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर क्वीन एलिजाबेथ के पास ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंट्रोल चला गया था। पहले तो उन कंपनी के मालिकों के पास था। ये पहले एक्ट था जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल लिया, पहले उनका नहीं था।
10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हेन वाज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अबोलिश्ड। अबोलिश्ड का मतलब होता है खत्म हो गई, यहाँ से ठीक है, खत्म हो गई 1857 1858 में ये खत्म हुई, ठीक है। 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। 1812 में इंडिपेंडेंस के बाद कंपनी खत्म हो गई और हुकूमत ब्रिटिश की क्राउन ताज यहाँ पर बन गया, ठीक है। अभी हम लास्ट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, जनरल साइंस के एमसीक्यूज देखते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीएसएस के जनरल साइंस के पोर्शन में ये टॉपिक मौजूद है, आप देख सकते हैं सिलेबस में, ठीक है। तो इससे जो मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला लेक्चर हमारा टेक्नोलॉजी वाला हो चुका है, ये सेकंड है, ये सेकंड है, ठीक है। नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, इसमें बेसिक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को किसने बनाया था? वो है चार्ल्स बेबेज, ठीक है, इसका नाम है। आगे चलते हैं, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया है कंप्यूटर का, ठीक है, ये याद रखना है। एमसीक्यू इस तरह से आ सकता है, घुमा फिरा के दे सकते हैं। सेकंड नंबर पर एमसीक्यू आता है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये हमने आपको कल बताया था, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू होता है। सीपीयू का आपके बारे में पता है, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर जिसने पढ़ा होगा उसको इन चीजों के बारे में पता होगा, नहीं तो नहीं होगा। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेस यूनिट कहा जाता है, ठीक है, कैलकुलेशन और कंट्रोल करता है सारे कंप्यूटर को। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। दुनिया में पहले कंप्यूटर बनाया गया था, उसको किस तरह से बनाया गया था, इसका मतलब के मेन मकसद इसकी मशीन बनाई गई थी, वो एनालिटिकल इंजन बनाया गया था, ठीक है। एनालिटिकल इंजन इसने बनाया था, जिसकी हमने बात की अभी, इसने डिजाइन किया था। कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से एमसीक्यू। फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है, डिवाइस। ये कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है। डिवाइस लाइक माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर आर इनपुट डिवाइसेस। इनमें क्या होता है ना, कंप्यूटर की कोई भी चीज होती है, हम उसमें करते हैं, फिर वो बाहर नहीं निकलती, ठीक है। प्रिंटर होता है, जैसे पेज बाहर लिखता है, हम टाइपिंग करते हैं, ठीक है, वो प्रिंटर बाहर निकलता है, मतलब क्या हुआ कि वो आउटपुट दे रहा है। लेकिन ये सिर्फ कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, हम बटन को क्लिक करते हैं, कंप्यूटर में सब कुछ अंदर होता है, बाहर कीबोर्ड कुछ भी नहीं निकाल के देता हमें, और माउस भी हमें कुछ बाहर नहीं निकाल के देता। लेकिन प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, और ये माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है। ये आपको एमसीक्यू याद रखना है। आगे चलते हैं, ये डेटा कंप्यूटर में डालने के लिए यूज होते हैं। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपको पता है, ये तीनों चीजें किस चीज के लिए यूज की जाती है? ये ऑफिस में यूज होती है। इनमें ऑफिस का वर्क होता है, आपको कुछ भी लिखवाना होता है, टाइपिंग करनी होती है, टाइपिंग का कोर्स करना होता है, सीखना होता है, सब कुछ इसमें मौजूद होती है। एमएस ऑफिस आपको पता होगा, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के काम के लिए होता है, ये जैसे डॉक्यूमेंट्स और डेटा एंट्री के लिए ये होते हैं। 6 नंबर पर एमसीक्यू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का, वो एग्जांपल दे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ये एमसीक्यू इसी तरीके से आपको मेमोराइज करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑपरेशन सिस्टम कंप्यूटर का कंट्रोलर है, जैसे कि विंडो, लिनक्स, मैक ओएस, ठीक है। तो ये इनके सिस्टम है। इंटरनेट और नेटवर्क कैसे काम करता है। 7 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट डज www स्टैंड फॉर। ट्रिपल डब्ल्यू ये किसके लिए होता है? कंप्यूटर में जो नेट में हम सर्च करते हैं वो होता है डब्ल्यू। वेबसाइट का नेटवर्क है जो इंटरनेट पे कनेक्टेड है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, www.google.com हम लिखते हैं ना, वो उनका ये फुल फॉर्म है। इस तरह से ये कंप्यूटर के इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड स्क्रीन टेस्ट में। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, द फुल फॉर्म ऑफ द यूआरएल। यूआरएल आपको पता है, जो भी हम ब्राउजर ओपन करते हैं अपने मोबाइल में और अपने कंप्यूटर में नेट चलाने के लिए, तो वहां पर यूआरएल आती है, मतलब कि एक लिंक होती है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको कहा जाता है, ठीक है। यूआरएल वो एड्रेस होता है जहां वेब पेज मिलता है, हम सर्च करते हैं यूआरएल, वो वहां पर हमें वो पेज गूगल में मिल जाता है। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, ईमेल वाज इन्वेंटेड बाय रे टॉमलिंसन। अंग्रेज का नाम है
इसने ये ईमेल इजाद की थी। ठीक है, 1971 में इसने ये ईमेल इजाद की थी। पहले ईमेल भेजी जाती थी, अभी ये क्या बन गया, ईमेल इन्वेंट। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंडिंग ईमेल, SMTP। अब हम बस ये एमसीक्यू से याद रखना है, डिटेल में नहीं जाना। ये लिखा हुआ है, तो हम किसी को ईमेल करते हैं तो वो किस तरह से पहुंचती है, उसमें क्या क्या चीजें यूज होती है, वो किस तरह से करते हैं, तो वो बस ये आपको टिक करना है, SMPT। देखो, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, ईमेल भेजने के लिए यूज होता है SMTP, बस इतना याद रखो। 4th नंबर पर एमसीक्यू आता है, डेटा एंड मेमोरी कंप्यूटर की। ये मैंने कल आपको समझाया था, 0 से लेकर 1 तक कंप्यूटर यूज करता है गीगाबाइट, और ये 1 BYTI बाइट ये कितनी होती है, ये होती है 8 बिट की। बाइट बिट की होती है, मिलाकर बाइट बनती है, दोनों लफ्जों में फर्क है, ये है बिट, ये है बाइट। तो 8 बाइट होगी तो 1 बिट बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से कंप्यूटर काउंट करता है इसको। 12वें नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, बिट। सबसे छोटी यूनिट जो 0 से शुरू होती है और 1 तक ये मैथमेटिकली काउंट होता है, तो ये मेमोरी जो सेव करते हैं हम, बिट से शुरू करता है कंप्यूटर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखना आप, बिट 0 से 1 यानी बाइनर इसको कहा जाता है, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, ये एमसीक्यू में याद रखना, बाइनरी लैंग्वेज इसको कहता है, बेसिक यूनिट है ये। एमएस ऑफिस एंड टूल किस तरह से। 30 नंबर पर एमसीक्यू है, शॉर्टकट की टू कॉपी इन एमएस वर्ड। कंप्यूटर के बारे में कंप्लीट लेक्चर है। कल्टर सी को मारेंगे, ये हमने कल आपको बताया था, कीबोर्ड में कल्टर होता है, कल्टर बटन, उसको क्लिक करके सी को क्लिक करोगे साथ में दोनों को, तो कॉपी हो जाएगा। कोई भी फाइल के ऊपर रखकर माउस अगर उसको क्लिक करोगे वो कॉपी हो जाएगा। फिर आप दूसरी जगह जाकर कल्टर वी प्रेस करेंगे तो वो वहां पर पेस्ट हो जाएगा। तो 40 नंबर पर एमसीक्यू आता है, इन एमएस एक्सेल फार्मूला ऑलवेज स्टार्टेड विथ बराबर। एक्सेल में सब फार्मूला बराबर से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी काम करोगे ना वो बराबर से स्टार्ट होता है, मतलब ये निशानी होती है कंप्यूटर की। आप एमसीक्यू से याद रखना, ये इसका फार्मूला था। लेटेस्ट और टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अभी नई नई टेक्नोलॉजी जो आई है उससे क्या एमसीक्यू निकल सकते हैं एमडी स्क्रीन टेस्ट के लिए, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन में। 15 नंबर पर एमसीक्यू होता है, AI स्टैंड फॉर, ये अब लेटेस्ट है, न्यू टेक्नोलॉजी है AI। ठीक है, AI से CSS में, इंग्लिश ऐसे में भी आपका ऐसे आ सकता है, AI से होशियारी अलर्ट रहना। AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका फुल फॉर्म है AI का। आगे चलते हैं, 60 नंबर पर एमसीक्यू आता है, फुल फॉर्म ऑफ ICT। ICT का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ICT का मतलब होता है डेटा और कम्युनिकेशन सिस्टम को कंप्यूटर और इंटरनेट मोबाइल के इधर उधर सेंड करना, बातचीत करना, व्हाट्सएप पर कम्युनिकेशन, जो हमारा बातचीत ताल्लुकात ये सब कुछ फेसबुक व्हाट्सएप से हमारा हो रहा है बकवास बातचीत, अच्छे लोगों की अच्छी बातें, बुरे लोगों की बुरी बातें, करेक्टर के हिसाब से बातचीत जो होती है, जो सोशल मीडिया में जो चीजें जो शेयर कर रहा है उसका अपना अपना एक जहन है। 70 नंबर पर मुश्किल आता है, व्हाट डज URL कंटेन। URL कंटेन क्या है, वेब पेज एड्रेस, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये URL में पूरा वेब एड्रेस होता है जहां से पेज ओपन होता है। ये हम सर्च करते हैं गूगल पर, हर चीज निकल कर आती है इसी तरीके से। ठीक है, तो ये थे MCQs 17। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।